नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 15 कराने जा रहा हूँ। 1 से 14 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि पैटर्न और लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन करा के आपको हेल्प मिल सकता है वो क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम राहुल है। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एसी पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटन मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूँ कि रिटेन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकूँ। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटेन डिस्क्रिप्टिव दोनों मैंने निकाला है। और अब तो इंटरव्यू होना बाकी है। तो मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है हमारा। और चैनल लगभग हमने 1 महीना पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट हम डाल चुके हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे डीएफडबलसीआईएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, और आगे भी डालते रहेंगे। तो प्रीवियस सीरीज में हम आपको एकदम बेसिक से नहीं बता सकते क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है। लेकिन कुछ ही दिनों में हम चैप्टर वाइज चीजों को भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस कराया जाएगा। तो उसमें आपको छोटी से लेकर बड़ी चीजें, सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन प्रीवियस सीरीज में आपको वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप एग्जाम में अपना समय बचा सके। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किस तरह के क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। और हम काफी कंटेंट डाल चुके हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ना, आपको पता चलेगा कि कितना ईमानदारी से हमने और काफी अच्छा कंटेंट डाल रखा है इतने कम दिनों में। और आगे तो हम रीजनिंग के, इवन इंग्लिश के भी कंटेंट हम डालेंगे। इंग्लिश में खुद मेरे सीजीएल मेंस में 2 बार 180 से ऊपर रॉ स्कोर आ चुके हैं। तो सारी चीजें हम करेंगे। अभी तो 1 महीना भी नहीं हो रहा, हमने काफी कंटेंट डाल चुके हैं और आप सबका काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102 there is a loss of 15%. When the article is sold for ₹134.40, the net result in the transaction is। कह रहा है कि एक वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु को 134.4 रुपए में बेचा जाता है तो लेन देन की शुद्ध परिणाम क्या होता है, मतलब क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, ये आपको बताना है। अच्छे से समझिएगा। देखिए, अभी क्या है तो भाई मेरे, अभी जो है आपको 15% का लॉस है। मतलब क्या है, अगर आपने सीपी 100 यूनिट माना था तो अभी जो है एसपी 85 पे बैठा हुआ है। अच्छे से समझिएगा। अब 85 पे बैठा है। इस अवस्था को वो कब प्राप्त किया? जब आपने आर्टिकल को 102 पे बेचा। अब आपको आर्टिकल को 134.40 पे बेचना है। तो 102 पे बेचने के बाद इस अवस्था को प्राप्त किया, तो 134.4 को बेचने पर किस अवस्था को प्राप्त करेगा? तो ये 102 नीचे चला जाएगा और ये 134.4। मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं कि जो एसपी है वो कहां पर बैठा है। 100 से कंपैरिजन मैं करना चाहता हूं। तो ये 17 पांचे और ये 17 छक्का, 6 से काटिए तो 6 दूनी 12, 14, फिर होगा 6 दूनी 12, 24, तो 6 चौका 24, 22 पांचे 110 और 4 पांचे 20, मतलब 112। मतलब 112 पे आ गया। सीपी को देखिए, मैंने 100 यूनिट माना था तो देखिए 12% का लाभ हो गया। तो ऐसे आप चीजों को लॉजिकली बिना फॉर्मूला के कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट में मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया है और हर तरह के सवाल कराए। ये भी नहीं कि एक तरह के सवाल मैं कराऊं और इससे बड़े बड़े सवाल, ये तो काफी इजी सवाल है। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करेक्ट, ए सम अमाउंट्स टू ₹8028 इन 3 years एंड टू ₹12042 इन 6 years एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। द सम इज, कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों में 8,028 रुपए और 6 वर्षों में 12,042 रुपए प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत पर हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि क्या है? अच्छे से समझिएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बहुत फॉर्मूला बताया जाता है, वो सब करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, फॉर्मूला वहां रटा जाता है जहां आप बेसिक से या फिर लॉजिक से करिएगा तो काफी लेंदी हो जाता है, वहां फॉर्मूला रटा जाता है। वैसे फॉर्मूला बात बात पे नहीं रटा जाता है क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी खत्म होते जाती है। देखिए, अच्छे से समझिएगा। यहाँ सीआई का केस है। सीआई में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी सम होता है, कोई भी सम होता है, वो मान लीजिए पी ही होता है। मान लीजिए रेट 10% है, तो अगले साल क्या होता है वो सम, अगले साल बढ़ के वो सम 11/10 हो जाता है। मतलब 110/100 कहिए या 11/10 कहिए।
फिर अगले साल क्या होता है, तो फिर वो सम इसका 11/10 हो जाता है। समझ रहे हैं ना? फिर मान लीजिए तीसरे साल क्या होता है, तो फिर वो सम इसका 11/10 हो जाता है। तो किसी पार्टिकुलर ईयर को हम कंसिडर करें, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये जो है 1 साल बाद है, जो 2 साल बाद जो होगा, वो जो सम होगा वो इसका 11/10 होगा। समझते हैं ना बातों को? 3 साल जो बाद होगा वो इसका 11/10 होगा। अब समझिएगा अच्छे से, मैं अगर 1 साल पे ब्रेक करूं तो ये P इंटू 11/10 है, और 1 साल पे तो मतलब हर साल उस पिछले वाले के 11/10 से अगर मैं 2 साल पर ब्रेक करना शुरू करूं तो ये P का 121/100 है। तो अगले 2 साल जो होगा वो भी 121/100 इस पीछे वाले P का होगा। समझते हैं ना बातों को? तो बस अब आप समझ गए, ये 3 साल बाद इस पे पहुंचा है और 6 साल बाद इस पे पहुंचा है, तो किस से बढ़ गया वो सम? तो भाई मेरे वो 3 साल के अंतराल में जो है, मैं ये देख रहा हूं कि ये सम जो है 1042 बट्टे में 8028 इस फैक्टर से बढ़ गया है। तो इसके जो अब ये 3 साल बाद, ये 6 साल बाद, तो जो इसके पीछे 3 साल की कहानी होगी, तो ये जो सम है वो इसी फैक्टर से इससे बढ़ गया होगा। समझते हैं ना बातों को? मतलब क्या है, ये जो आपका 3 साल बाद सम आया है, ये क्या होगा? तो ये जो भी सम होगा, कुछ भी होगा, मान लीजिए वो कुछ भी सम होगा, एक्स होगा, तो वो जो होगा ये फैक्टर होगा तब जाकर ये आपको 8028 दिया होगा। समझते हैं ना बातों को? मैं डायरेक्ट चाहता तो यहां पे लिख देता, लेकिन ये चीजें आपको समझाने की जरूरत थी। तो अब आपको, क्योंकि देखिए यहां भी 3 साल का साइकिल है, यहां भी ये 3 साल का अंतराल है, उसके पीछे भी आपको जाना है सम में, तो 3 साल के पीछे ही जाना है, बस हो गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। सम क्या आया भाई मेरे आपको, तो ये जो हो, अब देखिए इसको काट दीजिएगा, आप बात बन जाएगा। देखिए 8 है, ये 12 है, 8 दूनी 16 होता है, ठीक एकदम बीच में लग रहा है 1 और 2 के। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या वो 1.5 से जा रहा है, तो एक बार देखिएगा, तो 40 और 14, और चेक भी मैंने तब किया जब मैंने देखा ये 8 है, ये 12 है। अब देखिएगा, देख लीजिए ये कट गया, तो डायरेक्ट ये 1.5 से कट बैठा। अब एक बार इसको उड़ाइए, इसको 15 एज्यूम कीजिए अभी और उड़ाइए। 15 पाँचे 75, x52, 15 3 45, 78, 15 पाँचे 75, फिर 15 दूनी 30। तो ये चूंकि 1.5 था तो ये हो जाएगा 5352। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे चीजों को आप लॉजिक से कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि शुभम डिसाइडेड टू डोनेट 12% of his monthly income to a charitable trust. On the day of donation, he changed his decision and donated rupees 2160, which was equal to 125% of the amount he intended to donate earlier. What is the monthly income of Shubham? कह रहा है शुभम ने अपनी मासिक आय का 12% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 2160 रुपए का दान किया, जो कि उस उनके द्वारा पहले दान की हुई राशि के 125% के बराबर था। शुभम की मासिक आय क्या है, अच्छे समझिएगा। देखिए दान कितना किया उसने, तो दान तो भाई मेरे उसने 2160 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो चलिए 2160 को यहां बैठाते हैं। अब अच्छे समझिएगा, क्या वो उतना ही दान करना चाहता था? तो नहीं भाई, जो सोच रहा था उसका 125% ये है। मतलब जितना सोचा था उसका 125/100 वो है, तो वो सम कितना होगा जितना सोचा था, तो 100/125। समझते हैं ना बातों को? अब इसके पीछे की कहानी क्या होगी, जो भी उसका मंथली इनकम है ये जो है उसका 12% ही है, तो उसका 100% कितना होगा? समझते हैं ना बातों को? तो अब देखिएगा, ये 25 चौका 25 पांचे 5 से 20, और इसको उड़ाने की चेष्टा कीजिए। 12 एकम 12 हो गया 12 96, तो 12 आठे 96। अब देखिएगा 4 दूनी 8, 18 चुका, तो 18 4 दूनी 8, 18 आठे कितना होता है, तो 144। 144 आपके पास आ गया और 2 जीरो साथ में चला गया। तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे चीजों को आप लॉजिक से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द साबरमती एक्सप्रेस लेफ्ट अहमदाबाद फॉर मुंबई
Having traveled 300 kilometer, which constitutes 200 by 3% of the distance between Ahmedabad and Mumbai, the train was stopped by a red signal. Half an hour later, the track was cleared and the engine driver increased the speed by 15 km per hour, and hence the train arrived at Mumbai on time. Find the initial speed of the Sabarmati Express. करें साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना हुई। 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच की दूरी का 200/3% है, ट्रेन को लाल सिग्नल द्वारा रोक दिया गया। आधे घंटे बाद ट्रैक को साफ किया गया, मतलब जाम हटाया गया, जो भी प्रॉब्लम था उसका निवारण किया गया, और इंजन चालक ने गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और इसलिए ट्रेन समय पर मुंबई पहुंच गई। साबरमती एक्सप्रेस की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एकदम लग रहा है कि एकदम कैलकुलेटिव है, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ था नहीं इसमें। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं डराने के लिए होते हैं। देखिए अच्छे समझिएगा कि एक्सीडेंट कहां पे हुआ। देखिए ये 300 किलोमीटर के बाद हुआ, जो भी हुआ ट्रेन को रोका गया। तो देखिए यहां बता दिया कि 300 किलोमीटर जो है वो 200/3% है पूरी दूरी का। मतलब क्या है, 200/3% है। मतलब अभी कितना बचा है भाई मेरे, तो 100% टोटल होगा, तो अभी 100/3% बचा होगा, तभी ना 300/3 मतलब 100% होगा। मतलब जो भी है ये 2 यूनिट पूरा कवर कर चुका है, अब इसका आधा ही बाकी है। मतलब अभी जो है अब दूरी 150 किलोमीटर ही अब बाकी है बस। अब कह रहा है कि स्पीड को बढ़ा दिया गया 15 किलोमीटर। अब देखिए आधे घंटे के लिए रोक दिया गया, तब स्पीड आपको 15 बढ़ाना पड़ा, तभी आप चीजों को उस समय पे पहुंच पाए। अच्छे से समझिएगा। तो डिस्टेंस कितना है भाई मेरे, डिस्टेंस 150 है। डिस्टेंस को मैंने इसलिए पकड़ा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड और टाइम कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा। अच्छे से समझिएगा। तो मैंने अब 150 को यहां बैठाया। अब मैं आया ऑप्शन पे। अगर मैं इनिशियल 100 मान लूं, इनिशियल को मैंने 100 अगर माना है, तो कितना टाइम इसने लिया, 1.5 मतलब 3/2 आवर्स टाइम लिया। अब बढ़ाना है उसको तो 115 करेगा, इसे भाई मेरे 1 ही घंटा लेना पड़ेगा। तो क्या वो दूरी आ पाई, 150 नहीं आ पाई, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, तो ये नप गए। अब 75 मैंने पकड़ा, इसके अनुसार 150 बनने के लिए 2 घंटे लेगा। अब बढ़ाई इसने स्पीड 15, मतलब क्या 90 लिया, तो इसे भाई मेरे किसी भी हाल में 1.5 घंटे में निपटाना पड़ेगा। दूरी सेम आनी चाहिए, तो क्या आई, तो भाई मेरे फिर नहीं आया, 150 नहीं आ पाया। ये कितना आया, 135 आया, तो ये भी नहीं होगा। अब 60 मैंने पकड़ा, तो 150 बनने के लिए कितना लगा, 2.5 मतलब 5/2। अब मुझे बढ़ाना है 15, 75 मैंने लिया, तो 1 पॉइंट मतलब हाफ कम लेना है, तो मतलब 2, तो देखिए हो गया ना 150, खत्म यहीं पे। तो पकड़ा ऑप्शन और टिक किया। ये तब हुआ जब थर्ड ऑप्शन था। और ऐसे भी अगर ऑप्शन नहीं भी, इसके बाद भी कुछ निकालना हो ना, तो आप ऐसे ही किया कीजिए, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो ऐसे सवाल बस आप स्पीड पकड़ा कीजिए और उसी के अंदर टाइम और ये छिपा हुआ है, आपको बस वहीं से मिल जाएगा चीजें। तो बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे पहले थी और यहां से आपके पास सब आ गया। अब 60 है, फाइनल 75 है, पहले टाइम जो लिया होगा वो 5/2 आवर्स लिया होगा। अब जो है 75 पे जो उसने 2 घंटे टाइम लिया, आधे घंटे तो उसे रुका ही गया था। तो ऐसे आपके पास सारी चीजें आ गई। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 37.5% प्रॉफिट, had he bought the article at rupees 1000 more and sold it at rupees 1000 more, then profit would be 100/3%. Find the initial cost price of the article. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 37.5% लाभ पे बेचा। यदि वो वस्तु को 1000 रुपए अधिक पर खरीदता और उसे 1000 रुपए अधिक पर बेचता, तो लाभ 100/3% होता। वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आप बेसिक तरीका से कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा समय बचाकर आप बस इस फ्रैक्शन को अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे भी आप कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा लॉजिक से। तो मैं दोनों तरीका आपको करके दिखाता हूं, दोनों तरीका सही है, लेकिन आपको कुछ यहां सीखने को मिलेगा। अच्छे से समझिएगा। देखिए सामान्य तरीका क्या होगा कि आपने सोचा, पहले तो आप इसे तोड़ने की चेष्टा कीजिएगा कि बेचा है 37.5% प्रॉफिट में। ये क्या है भाई मेरे, तो सारा फ्रैक्शन याद होना संभव नहीं है। ये 37 1/2 है, मतलब क्या है 75 बटे ये 200 है, तो 25 तिया 25 8 है।
ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट फैक्टर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले अगर सीपी को उसने 800x रखा होगा, प्रॉफिट है 300x, तो मतलब एसपी जो भी होगा भाई मेरे, मैं ये मान लेता हूं कि जो है 1100x होगा। पहले की चीजें ये है, 8 3 11, ठीक है। अब सोच रहा है वो कि भाई 1000 रुपए मैं बढ़ाऊं, ठीक है बढ़ा दो। एसपी को भी कह रहा है मैं 1000 रुपए बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है बढ़ा दो। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो 100/3% का हुआ। मतलब क्या है, ये होता है 100/3%, मतलब 100/3 100, मतलब 1/3 का प्रॉफिट हुआ। पहुंचा कहां पे, तो 4/3 पे पहुंचा। तो यही इंटू 4/3 जो है ये आपके पास है। समझते हैं ना बातों को। तो बस अब यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ 32 हो गया, ये 11 3 33 होगा, 3200 3300, यहाँ होगा आपके पास 100x बराबर ये 4000 ये 3000, कितना होगा 1000। तो निकालना क्या है 800x, तो कितना होगा 8000। तो आपके पास आ गया सीपी। लेकिन क्या ऐसी करने करने की जरूरत थी, तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि अच्छे समझिएगा, देखिए पहले तो जो भी था उससे 37.5% प्रॉफिट पे वो बेच रहा था। मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या था, ये था 3/8। चलिए अब 1000 ज्यादा पे खरीदा और बेचा भी 1000 ज्यादा पे, तो प्रॉफिट तो सेम रह गया ना भाई मेरे। मतलब क्या है, 1000 सीपी में 1000 बढ़ा तो एसपी में भी 1000 बढ़ा। तो मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है जो आप कहना चाहते हैं एसपी माइनस सीपी, वो तो सेम रहा ना। लेकिन बढ़ा जो, ये बढ़ गया, ये बदल गया। पहले ये 3/8 था, अब कहता है मैं 1/3 होऊंगा। ये क्यों बदला भाई मेरे, तो ये इसलिए बदला कि जो नीचे आप सीपी रखते हैं बेस, सीपी पे कंपैरिजन करते हैं, सीपी बदल गया, सीपी बढ़ गया। मतलब ये फैक्टर जो है ये 3 3 9 होना चाहिए, ज्यादा है। जाहिर सी बात ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि इस वाले केस में सीपी बढ़ गया, सीपी नीचे होता है, बेस बढ़ गया, तो ये कम आ गया। समझते हैं ना बातों को। तो ये जो होगा, अब बाद का सीपी और अभी के सीपी का रेशियो क्या होगा, तो ये वाला चूंकि ज्यादा है, आपको दिख रहा है कि सीपी बड़ा है, तो ये रेशियो क्या होगा 3/8। ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, मतलब ये 9/8 हो जाएगा। समझते हैं ना बातों को, मैंने क्या किया। ये काफी लॉजिकल चीज है। आपका बेस सेम है, यहां यहां जो है ये जो एसपी माइनस सीपी जो है वो सेम है, बेस आपका बदला। तो यहां जो भी सीपी होगा यहां नीचे सीपी होगा। बेस मतलब डिफरेंस सेम होगा, लेकिन ये जो बेस आया है नीचे सीपी के बेस होने के कारण आया है। इसके साथ भी वही कहानी आई है, लेकिन ये जो है ये ज्यादा है, 3/9 होना चाहिए, 3/8 है, ये कम है। उसी का कारण है क्योंकि आपने 1000 बढ़ा दिया है। तो ये जो रेशियो आया सीपी और एसपी का क्या आया, क्योंकि बाद का सीपी बढ़ा हुआ है, तो ये 3/8 और ये पलट जाएगा इंटू 9/8 होगा। समझते हैं ना बातों को, तो बस हो गया ना। अब डिफरेंस यही सीपी का क्या था, एक की वैल्यू दी हुई है 1000, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8000। तो ऐसे आप चीजों को काफी लॉजिक से कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसे करिएगा, यहां पहले केस में क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी, ये तो सेम है भाई मेरे। मान लेता हूं मैं x है, x बट्टे में अब मैं निकालूं CP1 बराबर मैं निकालूं अगर 3/8, और फिर मैं दूसरे इक्वेशन में निकालूं x बट्टे CP2 बराबर मैं निकालूं 1/3। तो ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। ये यहां देखिएगा, आपको लिखेगा CP1 आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 8/3, यहां CP2 मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। आप रेशियो निकालिएगा, अल्टीमेटली उसी पे पहुंचे ना आप। CP1 बटे CP2 निकालिए, अल्टीमेटली उसी चीज पे पहुंचे। लेकिन ये करने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप आपको जो है लॉजिक से करना है कि नहीं, यहां जो है जाहिर सी बात है बाद में सीपी बढ़ा है तो रेशियो होगा, पहले ऊपर क्या होगा तो ज्यादा वाला होगा। अब रेशियो में एडजस्ट किया तो 9/8 आ गया। तो बस ऐसे आपको करना है। तो लॉजिक ये होता है कि आप तुरंत चीजों को पकड़ सकते हैं कि हाँ ये सीन है। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 47, the average of the first 3 numbers is 39 and that of next 7 numbers is 49. The 11th number is 2 times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th numbers? कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 गुना और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है।
11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहले तो क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप लॉजिक से नहीं कीजिएगा फिर कैलकुलेट होगा। पहले क्या कीजिएगा, सामान्य परिस्थिति में कि 13 संख्याओं का औसत है तो पूरा सम कितना होगा, 13 गुना 47 होगा। पहली 3 संख्याओं का 39 थी, यहाँ क्या होगा 3 गुना 39 होगा सम, और फिर 7 गुना 49 होगा। ऐसे आप कीजिएगा, फिर देखिएगा कि नहीं बचा कौन, तो यहीं 11वां 12वां 13वां बचा, घटाइएगा फिर कंपैरिजन कीजिएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कैसे करेंगे, फिर वही बात लॉजिक से करेंगे। देखिए 13 संख्याओं का औसत 47 है, ठीक है। शुरू की 3 संख्याओं का 39 है, कितने से है, तो लैग पे है भाई मेरे, पीछे है। कितने से पीछे है, 8 से पीछे है। संख्याएं कितनी है, 3 है। मतलब क्या है, ये -24 पे बैठा हुआ है। अब बाकी की कहानी क्या है, तो भाई मेरे 49 है, मतलब कि 2 का है। संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 7, तो सम कितने पे आया, तो ये भाई मेरे ये 14 के लीड पे आया। ओवरऑल क्या हुआ भाई मेरे, तो ओवरऑल ये 10 के लैग पे आया। तो अब जो चूंकि एवरेज 47 ही है, उससे कंपैरिजन करने पे मैं -10 पे आया हूं, तो बाकी संख्याओं को 47 एवरेज मेंटेन करने के लिए ये -10 को कंपेंसेट करने के लिए भाई उससे +10 देना पड़ेगा। मतलब क्या है, सामान्य तौर पे उन तीनों का जो सम होता वो तो होता भाई मेरे 141, लेकिन ये -10 को कंपेंसेट करने के लिए उनका सम 151 होगा। समझते हैं ना बातों को। तो बस अब किसी एक को बेस बनाइए। 12वां को अगर आप x मानते हैं तो 11वां क्या है भाई मेरे, तो 2 गुना 2x है। 13वां क्या है, तो 13वां जो है 12वां 13वां से कम है 3, तो 13वां हो जाएगा x+3। तो बस यहाँ 4x+3 आ जाएगा 151, 4x आ जाएगा कितना 148, तो x क्या आ जाएगा 148 बटे चढ़ती है 12 37, तो ये आ गया 74 और ये आ गया 40। पूछ इसी करा है, तो निकालिए और 114 आ गया सम, तो एवरेज क्या होगा 114 बटे 2 मतलब 57। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे चीजों को आप लॉजिक से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन का है कि एंट्री टिकट ऑफ ए जू इज ₹200 व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन परसेंटेज द सेल्स ऑफ द टिकट इंक्रीज बाय 50% whereas the overall collection is reduced by 17.5%. Find the percentage decrease in the price of the ticket. करा एक चिड़ियाघर का प्रवेश टिकट 200 रुपए है। जब टिकट की कीमत एक निश्चित प्रतिशत कम हो जाती है तो टिकट की बिक्री 50% बढ़ जाती है, जबकि कुल संग्रह 17.5% कम हो जाता है। टिकट की कीमत में प्रतिशत कमी बताएं। अच्छे से समझिएगा। देखिए ओवरऑल कलेक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि टिकट का प्राइस क्या है और सेल क्या है। ठीक है भाई मेरे, ये इन दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारा मान लीजिए पहले कोई भी प्राइस था, मैं मन में मन मान लेता हूं ये चीज कि कुछ भी प्राइस था, अभी प्राइस घट चुका है, ठीक है, घटा होगा किसी फैक्टर से, तो मैं मान लेता हूं होगा कोई फैक्टर एक्स जिससे वो घटा होगा। अब समझिएगा, सेल 50% से बढ़ा है। 50% मतलब क्या, 1/2 से बढ़ा है। किस पे आया है, पहले 1 होगा, अब ये 3/2 पे आया है। समझते हैं ना बातों को। ओवरऑल कलेक्शन क्या है, तो 17.5 से घटा हुआ है। तो 17.5 क्या है भाई मेरे, तो ये जो है 35/200, तो 5 से 7 बार में और 5 से 4 इतने से घटा है। कितने पाया है, तो 1 - 7/40 माइनस बराबर मतलब 33/40 पाया है। मैंने माना पहले कि 1 यूनिट होगा जो भी चीजें होंगी प्राइस ऑफ टिकट, अब माना कि x यूनिट है, तो उसमें अब 3/2 मैंने किया तो 33/40 पर प्राप्त हुआ मुझे। अब देखिएगा, ये 20 से गया, ये 11 पे गया। देखिए पहले मैं 1 यूनिट पे चल रहा था, लेकिन अब आ गया 11/20, मतलब 20 से घट के आ गया 11 पे। कितना घटा, 9 घटा। कितने पे घटा, 20 पे घटा, तो ये 20 पे घटा, तो क्या हो गया परसेंटेज, तो बस 45%। तो यहां जो 200 रुपए है, ये 1256 रुपए भी रहते, 1352 रुपए भी रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां ये डेटा का कोई काम नहीं है। बस दिया आपको इसलिए है ताकि आप चीजों को इसका यूज करें और फंसे, क्योंकि यहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो ऐसे चीजों को आप लॉजिक से किया कीजिए। मैंने माना पहले 1 यूनिट होगा वो टिकट का प्राइस, अब x यूनिट माना और कर दिया कंपेरिजन कि कहां पे है पहुंचा हुआ, तो भाई 11/20 पे पहुंचा है, तो हो गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए।
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18 लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे और 7 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। देखिए नंबर ही डायरेक्ट पूछता ना तो ऑप्शन से जाते और आराम से खुशी को प्राप्त करते, लेकिन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखिए 6 से 9 से 15 से 18 से करने के बाद 4 दे रहा है, मतलब इनके एलसीएम से करने के बाद भी 4 रिमाइंडर देगा। इनका एलसीएम क्या होगा? ये 9 को पकड़िए, इसमें 3 आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए बचा क्या, 3 तो यहाँ आ गया है, बचा यहाँ 2, 2 3 6 होता है। अब देखिएगा 5 3 15, 3 तो आ चुका है, 5 बचा यहाँ पे, और ये 9 दूनी 18, तो 9 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, कुछ नहीं बचा। तो 5 दूनी 10, 90, मतलब 90 एलसीएम है। तो वो नंबर किस फॉर्म में होगा भाई मेरे? तो 90 n प्लस 4 के फॉर्म होगा। जब मैं इसको 7 से करूंगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब कट जाएगा पूरा। एक बार इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूं, नंबर सिस्टम आपने देखा होगा, आपको पता होगा ये चीजें। तो जैसा कि मैंने बताया चैप्टर वाइज चीजों को हम 2 से 3 दिनों में शुरू करेंगे, उसमें सारी चीजों को बताया जाएगा। खैर ये आप सबको पता होगा। एक बार देखते हैं, तो 12 सतह होता है 84, 6 रिमाइंडर बचा, मतलब ये नंबर जो है 6n प्लस 4 बट्टे जो 7 है कंप्लीटली कट जाएगा। 7 का पहला मल्टीपल 7, एक डाले 10 हो गया, हुआ ही नहीं। 2 डालेंगे तो 14 अब होगा, 2 डालेंगे तो 6 दूनी 12 4 16, नहीं बना बात। 21, 3 डाला हमने फिर भी नहीं बना। 28, 6 चौका 24 4 28 हो गया, n बराबर 4 पे। तो बस नंबर क्या है वो? तो 9 चौका 36, 360 और 4 364 है वो नंबर। अब कुछ भी बता सकते हैं। पूछ रहा है सम, तो 6 4 10 3 13, तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जल्दी करें, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और काफी मतलब प्रोत्साहन मिलता है, और इससे हमें मतलब लगता है कि हाँ हम कुछ मेहनत करें तो कुछ तो हमें मतलब इन रिटर्न मतलब मिल रहा है। तो इससे हम काफी मतलब खुशी होती है हमें जब, और आप सबका प्यार काफी बना हुआ है। 1 महीने में भी हमने काफी अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफी लोग अच्छे फीडबैक दे रहे हैं। तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रखें। तो टेक केयर यू ऑल।